हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक कई एक्सरसाइज चैप्टर की ख़त्म कर ली है और अभी तो ये लास्ट ही एक्सरसाइज है। ठीक है, वो एक्सरसाइज आप लोगों को जा कर के वीडियो ज़रूर देखनी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, प्रॉपर अरेंज मैनर में वो आपको मिलेगा। एक बार उसको ज़रूर देखिए। अभी हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4, लास्ट एक्सरसाइज है और इसी एक्सरसाइज को हम 35 मिनट के अंदर 35 मिनट में, ठीक है, उसमें कंप्लीट कर लेंगे लगभग। अब आपको क्या करना है, आप लोगों ने एक अभी लास्ट वीडियोस में ही हमने देखा एक नया मेथड जो था उसका, ठीक है, जिसको क्या कहा गया था, द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र है वो, जिससे हमने क्या किया है, इन सभी द्विघात समीकरणों के सॉल्यूशन हमने वहाँ पर निकाले थे। ठीक है, अब उसी द्विघाती सूत्र को यूज़ करके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपका रिवाइज भी हो जाएगा। जिन लोगों ने किया है, भूल गए हो, नहीं ध्यान है, दोबारा यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ऐसा इसने क्यों कहा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी 3-4 मिनट में आपको ये क्लियर हो ही जाएगा कि यदि मूलों का अस्तित्व हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आपने देखा होगा जब हम गुणनखंड करते हैं कि उनके गुणनखंड आते नहीं हैं। ठीक है, कहने का मतलब है उनका कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। तो ये क्या पता चलता है, ये इस वाले मेथड से पता चल जाता है। ठीक है, बाकी जब हम कई बार क्या करते हैं, हमारा जो मेथड था, जो दूसरा वाला मेथड द्विघात समीकरण में जब क्या करते हैं, हम उनके गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सिंपल मेथड से, तब क्या होता था, कई बार गुणनखंड नहीं निकलता, हम लोगों को ये लगता है कि कहीं हम निकाल नहीं पा रहे हैं या क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है या ऐसा। ठीक है, यहाँ पर पता लग जाता है कि इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक द्विघात समीकरण के हल निकल पाएँ, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। वो यहाँ पे क्लियर होगा। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो आपको बोला गया, अगर उनका अस्तित्व है तो आपको कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने ध्यान होगा कि सबसे पहले हम निकालते थे डी की वैल्यू, क्या बोलते थे उसको, विविक्तर। तो देखें एक बार, जैसे हम यहाँ पर बात करें कि a की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, ये समझने वाली बात है। b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। ऐसे हमने किया था। हम लोगों ने उसके बाद निकाला था d, जो बराबर होता है b² माइनस में 4ac के। b की जो वैल्यू है वो है -3, उसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस में 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, बेशक माइनस है प्लस हो जाएगा, और 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 को गुणा करेंगे तो 40। वाह, पहले ही क्वेश्चन में क्लियर हो गया क्या, कि ये आ जाता है माइनस। तो देखिए अभी तक क्या हो गया, वैसे हमने जो 4.3 की थी, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उनमें किसी में माइनस नहीं आ रहा था। ठीक है, अगर जहाँ पर माइनस आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन होता नहीं है वैसे, राइट। तो ऐसा क्यों है, आप मेरी बात यहाँ पर समझ लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा था, निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति कैसी है ये बताना है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो ही उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम इस बात को समझ लेंगे, इसी हमारे क्वेश्चन से, इसी हमारे एग्जाम्पल से, मान लीजिए आप। ठीक है, क्या है यहाँ पर डी की वैल्यू कितना आई है, माइनस में आई है। तो यहाँ पर तो इतना पता चल गया, डी की वैल्यू माइनस है तो कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर मैं आपको आके डिटेल में बता देता हूँ, राइट। तो क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं, क्या लिख देंगे यहाँ पर कि कोई हल नहीं यहाँ पर है, होगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व क्या है, मूलों का अस्तित्व डी की वैल्यू 0 है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं, यहाँ पर ना कोई हल नहीं आएगा इसका, राइट। डी की वैल्यू क्या है, कोई भी नहीं आएगी। तो अब आप देखें एक बार क्या कर सकते हैं। देखिए कभी भी आप जब आप निकालते हैं, ये आंसर हमारा फर्स्ट हो गया है। बाकी थोड़ा नॉलेज वाली बात ये है, आपने देखा डी जब हम कैलकुलेट करते हैं कई बार आता है 0 से बड़ा। डी की वैल्यू जब हम निकालते हैं कई बार आता है 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा आता है, एग्जाम्पल के लिए कह लें कि 0 से बड़ा 25 भी आया था एक क्वेश्चन में। ठीक है, डी की वैल्यू, उसके बाद 33 भी आई थी एक बार। ठीक है, कुछ भी ऐसा आ जाए, यानी 0 से बड़ा आ जाए लेकिन, ठीक है, और 16 आ जाए, ये एग्जाम्पल है। तो ये 0 से बड़ा है। तो जब ऐसा आ जाता है तो हम कहते हैं कि समीकरण के, इसके द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मूल हैं, तो मूल वास्तविक, क्या बोलते हैं इसको,
मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक। समझना ये बात, ये रटने वाली नहीं है। मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान। तो उस टाइम पर आपने ध्यान दिया हो कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आई थी लास्ट वीडियो में, या फिर आप अभी भी करके देख सकते हैं, तो ऐसे केस में होता क्या है, मूल वास्तविक होते हैं, यानी रियल रूट्स होते हैं, रूट्स तो निकलते हैं और दोनों निकलते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की बात हो रही है कि मूल वास्तविक होते हैं, असमान होते हैं। ये कह रहा है मूल जो निकल के आते हैं ना अल्फा बीटा दोनों, वो क्या होते हैं, निकलते हैं, लेकिन आपस में एक जैसे नहीं होते, वो अलग अलग आते हैं। तो ये एक जैसे नहीं होते हैं, निकलते हैं, अल्फा की भी वैल्यू आती है, बीटा की भी वैल्यू आती है, लेकिन एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अगर आप याद करो तो जस्ट पहले एक्सरसाइज में चले जाइए 4.3 में, उसमें अल्फा की वैल्यू एक क्वेश्चन में आई थी 1/2 और इसकी आई थी मतलब 3 आई थी, ऐसा कुछ। तो दोनों क्या थी, डिफरेंट थी। तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट केस, ये इंपॉर्टेंट है बात आपके लिए, राइट। तो ये फर्स्ट है, स्टार मैंने लगा दिया। अब सेकंड मैटर देखिए क्या है यहाँ पर, ये डी के केस में, ये डी आपको निकालना पड़ता है। अब मान लेते हैं डी अगर आया आपका, अगर डी आपका आ गया इक्वल टू 0, क्या आ गया, डी अगर इक्वल टू 0 आ गया, भाई यही तो पॉसिबल है, या तो डी की वैल्यू बड़ी आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो डी की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है, ये तो बड़ी है, बड़ी में तो कुछ भी आ सकती है, 0 आ जाए। तो अब हम कहते हैं मूल वास्तविक तो हैं, मतलब मूल तो आएंगे, तो इसको बोलते हैं मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और समान। क्या कहते हैं, मूल वास्तविक और समान। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दो आंसर आते हैं ना हमारे, x की वैल्यू जो दो आती हैं, एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा, तो इस वाले केस में अगर d की वैल्यू 0 आ जाए तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर आ जाते हैं। ठीक है, और ये कॉमन सी भी बात है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली करते हैं क्वेश्चन को तब पता चलता है, ठीक है ना, तब पता चलता है। करके भी देखेंगे ना अभी तो आपको क्लियर होगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अब डी हमारा क्या हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, कि 0 बड़ा हो और ये छोटा। भाई जहाँ पर ये कॉर्नर होता है ना, ये कॉर्नर, वो वाली वैल्यू छोटी होती है, राइट। अब मान लेते हैं हमने इस तरीके से किया, ऐसा, तो जिस तरफ ये ओपन है वो वाली वैल्यू बड़ी, और जिस तरफ से ये क्लोज है वहाँ पे वैल्यू छोटी होती है। तो अगर डी छोटा आ जाए, डी छोटा कब होता है भाई, डी छोटा कब होता है, जब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं डी तब छोटा होता है जब वैल्यू हमारी क्या निकल के आ रही हो, 0 से छोटा कब होता है, जब वैल्यू आ रही हो -25 हो, या यही वैल्यू माइनस की हो, या जो भी हो माइनस, सारी वैल्यू माइनस की हो, तो ही 0 से छोटी बोली जाती हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि अल्फ़ा और बीटा आपस में क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा आपस में क्या होते हैं, होते ही नहीं है। क्या लिखेंगे, कोई इनकी वैल्यू नहीं आती है, उस टाइम लिखते हैं कोई मूल वास्तविक नहीं। क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं। ठीक है बच्चों, ये भी लिख सकते हैं कोई मूल नहीं या कोई हल नहीं, ऐसा लिख दिया है तो हम लिख सकते हैं कोई मूल नहीं है, उसके कोई रूट्स ही नहीं निकल के आएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमने ये देखा, एक बार इसको देख लीजिए आप। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर अपना नेक्स्ट है। ठीक है, एक इसका क्वेश्चन कोई और भी हम करके देख सकते हैं, जैसे ये है, ये फिर एक आपको खुद कर लेना है, राइट। देखते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बैक जाके वीडियो को देख लेना है, ठीक है, अगर कुछ आपको डाउट आता है तो। एक और इसका पॉइंट देख लेते हैं, ये इसमें अंडर रूट है, देखते हैं एक बार। सेकंड क्या लिखा है, 3x² माइनस में 4√3x एंड +4। ये देखिए तरीका वही है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, क्या लिखें, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4√3 माइनस का है, एंड c = 4। भाई d हम लोगों ने हमेशा निकाला b² - 4ac, ठीक है। अगर उसके मूल वास्तविक हैं तो निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। और मूल वास्तविक कब होते हैं, ठीक है, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 हो, लेकिन 0 से छोटा ना हो, माइनस में नहीं जाना चाहिए d। तो देखें यहाँ पर d माइनस में नहीं जाना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है, अगर माइनस में चला गया तो अल्फ़ा बीटा निकलेगा ही नहीं। a की वैल्यू 3, ये c है, c। बच्चों इसको इनटू करें तो कितना आएगा, 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 प्लस हो जाएगा ये, और ये 3 बचेगा तो 16 × 3 = 48।
और 4 तिया 12 और 12 चौक 48। लो भाई एक और चीज़ मिल गई। क्या मिल गया कि डी की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर डी की वैल्यू 0 है तो अभी आपको बताया था क्या, मूल तो वास्तविक हैं। देख लेना बैक जाके क्या है, डी बराबर जब 0 होता है तो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। मतलब ये हिंदी में ऐसा लिखा है, मूल वास्तविक होंगे। हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं इस टाइप की लैंग्वेज ना। मूल वास्तविक होंगे और समान, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और समान होंगे, समान होंगे मतलब एक जैसे होंगे। ठीक है, ये बात समझे हम। ये क्या है, इसमें क्वेश्चन में बोला था मूल वास्तविक हो तो भी करना है। मूल का अस्तित्व क्या है ये देखना है। अस्तित्व तो है क्योंकि मूल वास्तविक हैं, मतलब वास्तविक मतलब रियल में, रियलिटी है उनकी, मतलब है। ठीक है, तो मूल वास्तविक हैं और समान भी होंगे क्योंकि डी की वैल्यू 0 आती है तो समान भी होते हैं। ये आपको बताया था, बैक जाके देखिए। अब देखें क्या है, तो मतलब अब आप देख भी लेना यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर आएंगे। बराबर क्यों आएंगे वो यहाँ क्लियर होगा आपको। -d/2 है, यही होता है फॉर्मूला। देखिए यही होता है फॉर्मूला। देखिए क्या लिखें, -b की वैल्यू उठा के देख लें, यहाँ से रखें, ये आ गया। माइनस इधर भी है उधर भी था तो प्लस हो जाता है। और डी की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, तो इसलिए ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस था। एक प्लस में होती है वैल्यू, एक माइनस में होती है। ठीक है बच्चों, तो नीचे आ गया 2a। ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो ये आ जाएगा, देखो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर आ गया 2√3/3, ये बचा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना बचेगा भाई, ये वाली वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है ये, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 4√3। ये तो 0 है ना, तो 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर ठीक है, अगर 0 लिखा होता तो फिर वैल्यू तो चेंज हो ही जाती ना। ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो फिर वैल्यू हो जाती है चेंज। 2 से काट दो तो हो जाएगा 2√3/3। तो ये अल्फ़ा है, ये बीटा, क्या दोनों एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे हैं। एक जैसा इसलिए है क्योंकि d बराबर 0 है, इसलिए एक जैसे हैं। अगर d 0 के अलावा कुछ और बड़ी वैल्यू आती, 0 से बड़ी, तो अल्फ़ा बीटा अलग अलग आते। और लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से कम आ जाए यानी माइनस में आ जाए तो समझ जाओ हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अल्फ़ा बीटा निकलेगा ही नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं निकलेगा वो भी आपको क्लियर होगा। आप समझना चाहें तो यहाँ भी समझ सकते हैं कि अगर सपोज ये d की वैल्यू, ये जो निकल के आई, ये माइनस में निकल जाए तो यहाँ पर माइनस में रखना पड़ता, माइनस में 33, इस बारे में जैसे माइनस में रखना पड़ेगा। तो माइनस में √3 की इसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, माइनस में कभी भी वैल्यू नहीं होती है इन चीज़ों की, इसलिए ऐसा कहते हैं कि मूल होंगे ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं अपना। ठीक है, कंसेप्ट वही है, ये पहले हम समझ चुके हैं, बस आगे थोड़ा सा और इसको किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k की वैल्यू बतानी है जबकि मूल बराबर हो। भाई इसने बता ही दिया है कि मूल बराबर हो। मूल बराबर होंगे तो यानी जब d निकालोगे ना इसका, वो इक्वल टू 0 आएगा। तो देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, सेकंड का पार्ट फर्स्ट क्या लिखा है, 2x² प्लस में kx प्लस में 3 बराबर में 0। भाई a की वैल्यू कितनी है, 2 है। भाई b की वैल्यू कितनी है, k है। भाई c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तीनों वैल्यू यहाँ पर दे रखी हैं। अब मूल बराबर होंगे, आपको निकालनी है k की वैल्यू निकालनी है, और निकालनी उस केस में है जब दोनों रूट समान हो। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब d की वैल्यू 0 होगी। तो हम लिखेंगे मूल समान होंगे। क्या लिखेंगे, मूल समान होंगे, ऐसे लिखना है। मूल मतलब जो इनके सॉल्यूशन है, मूल समान होंगे जब d बराबर होता है 0 के। तब d की वैल्यू निकाल लो कि b² माइनस में बराबर 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b कितना है बच्चों, b की वैल्यू है k² माइनस में 4a कितना है 2 और c है कितना 3। और d की वैल्यू 0 रख सकते हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है कि d बराबर कितना होता है 0। अब 0 रख दिया, तब k की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान हो गया। क्या, k², 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। अब ये 24 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो आप कह सकते हैं प्लस करने के बाद k², और जैसे ही हम k² लगाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, राइट, अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट लगते ही ना तो यहाँ पर
एक्चुअल में 2 वैल्यू निकल के आती हैं। कभी भी आप ऐसे देख लेना, अंडर रूट जाएगा जब उस साइड, स्क्वायर जाएगा अंडर रूट बन जाएगा, 2 वैल्यू निकल के आती हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है, इस बारे में पहले बात हो चुकी है, तो ध्यान रखने वाली बात है। इसमें से क्या बाहर आ सकता है? 24 में से आपको पता है जो चीज़ 2 बार होती है 1 बार बाहर आती है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो देखो सिर्फ 2, इसमें 2 तो बाहर आता है, कितना है 2 बाहर आ गया, बाकी नहीं 6 बाहर आ पाएगा। तो ये आंसर के की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि के क्या हो सकता है, तो के की वैल्यू ये पॉसिबल है। जब ऐसा अगर के की वैल्यू रख देंगे ना तो इसके रूट बराबर आएंगे। ये आप प्रैक्टिकल खुद करके देख सकते हैं कि के की वैल्यू यहाँ पर ये पुट करें, फिर आंसर निकालें, तो देखें कि रूट बराबर आते हैं या नहीं, तो आएंगे जरूर। अब इसी तरीके से आप लोगों को करना है इसी का पार्ट नंबर 2। पहले इसको थोड़ा ABC इसका देख लेंगे। ठीक है, देखो इसको मैं हिंट बताता हूँ, आपको खुद करना है। इंटू करें तो आ जाएगा kx², क्या आ जाएगा kx²। इससे इंटू करेंगे तो माइनस में k इंटू कर लें, क्या लिखिए 2kx, ऐसे लिख लो 2kx, और प्लस में 6। ठीक है, आप लोगों का काम है a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है माइनस में 2k, और c की वैल्यू 6। अब आपको खुद करना है इसी तरीके से, सेम टू सेम फॉलो करें, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ऊपर कीजिए मैम, थोड़ा ऊपर करें क्वेश्चन नंबर 3 आराम से। यस, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, और यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, बस थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है क्या, कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। तो ये ऐसा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हो भी सकता है नहीं भी। जब आप बना के देखेंगे ना, तो जब आपको पता है कि पहले एक द्विघात समीकरण बनेगा, फिर द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वो ना सॉल्व हो। तो नहीं सॉल्व होगा तो इसका मतलब ऐसी लंबाई चौड़ाई लेना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसी पॉसिबल नहीं है लंबाई चौड़ाई कुछ। अब देखिए ना कि एक लंबाई हमने कह दिया कि ये 2 है और ये है 4, और उसका एरिया आएगा 8। अगर ये बोलने लगे कि एक की लंबाई x है और दूसरे की उसकी डबल है, चलो एक x है दूसरे की उसकी डबल है, तो उनका एरिया कितना आ जाए 800 आ जाए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भाई, एक 2 है और एक 4 है, उनका सम 6 है दोनों साइडों का, तो ऐसा 8 ही पॉसिबल है। समझ गए आप। ठीक है, थोड़ा यहाँ एग्जाम्पल लेके बताया आपको। क्या लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जैसा ये हम मान रहे थे वैसे कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका एरिया 800 मीटर हो। ठीक है ऐसा पॉसिबल या नहीं। और साथ में ये भी बता दिया है कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, आपको ये बताना है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्या लिखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी। पहले तो चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, क्या माने कि माना चौड़ाई कितनी है, माना चौड़ाई है, माना चौड़ाई बराबर है x मीटर। मीटर में चल रहा है ना, तो x मीटर लिख लेंगे कि माना चौड़ाई कितना है x मीटर। तो लंबाई आप लोगों को पता चल जाएगा कि लंबाई कितना है, लंबाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, पूरा लिख देना, माना कि इस आम के बगिया की लंबाई चौड़ाई है ना, तो ये आयताकार होगा ये। ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है तो आयताकार ही होगा। प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल आपको पता होगा, क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार का, क्या होता है लंबाई गुणा में होता है चौड़ाई। आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में होता है चौड़ाई। अब आप देखें भाई, लंबाई हम लोगों को पता है x है, चौड़ाई हम लोगों को पता है लंबाई 2x है वैसे, और चौड़ाई कितना x है, तो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब इनका एरिया जो है हम लोगों को दिया है 800 है, लिख लिया यहाँ पर। अगर वैल्यू आ जाती है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इनका क्या है क्षेत्रफल इतना है, तो देख लेते हैं। वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2x², और ये हो जाएगा 800। इसको कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, तो वैसे यहाँ तो पॉसिबल है, जब x की वैल्यू आ रही है तो वो तो पॉसिबल है। ठीक है ना,
तो हम क्या करें, इसको हम 20 का स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या है 20 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा। अभी 20 का आपको ये भी बात आपको पता होनी चाहिए, अभी भी बात हुई थी इससे पहले कि ऐसा क्यों होता है। ये जो स्क्वायर उधर चला जाता है ना, तो प्लस और माइनस दो केस ऐसे पॉसिबल हैं। देखिए ऐसे पॉसिबल हैं, अगर हम इसको इंटू करें प्लस वाले को तो भी 400 आता है, माइनस वाले को करें तभी भी 400 आता है। तो इसलिए एक्स की दो वैल्यू यहाँ पर आ जाती हैं, प्लस वाली और माइनस वाली दोनों। तो लेकिन हम प्लस वाली को अपना आंसर मानेंगे, एक्स बराबर 20 सही है, ठीक है, और x बराबर -20 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो वैल्यू आ गई यहाँ पे भी, अल्फा बीटा आ गया ना यहाँ पर, तो यहाँ तो निकाल लिया हम लोगों ने। तो इसने बोला था पॉसिबल है तो ज्ञात करें, तो पॉसिबल तो हो गया यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे, लंबा चौड़ाई निकली, हमने x को क्या माना था यहाँ पर, चौड़ाई। चौड़ाई की वैल्यू कितनी आ गई है 20, और लंबाई कितना हो जाएगा 40, क्योंकि दुगना कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोगों ने निकाल लिया है, हम लोगों को द्विघात सूत्र लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है। ठीक है, और ना इसमें ऐसा कुछ कहा था कि नेचर कुछ तरीके की नेचर बताओ कि नेचर कैसा है या नहीं है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया है, पॉसिबल था हमने निकाल दिया, फैक्टर हमारे लिए इजी था हमने निकाल दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है। आपसे पूछा गया निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आप लोगों को। ठीक है, तो देख लेते हैं, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, एक मित्र की x तो दूसरे की 20 - x, आप समझ रहे होंगे। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देख लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, जो अगर कोई पॉइंट आपको ऊपर नहीं समझ आया तो यहाँ भी समझ आएगा। वीडियो को कंटिन्यू रखना है आपको, स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कोई चीज़ ऊपर नहीं समझ आएगी तो यहाँ समझ आ जाएगी। तो दो मित्रों की आयु, ठीक है, दो मित्रों की आयु का योग 20 है। तो पहले मित्र की आयु, ठीक है, पहले मित्र की आयु ऐसे लिख लेंगे, पहले मित्र की आयु कितनी है, x वर्ष है। ठीक है बच्चों, दूसरे मित्र की आयु, भाई दूसरे दो मित्र हैं, एक को पहला लिख लिया, एक को दूसरा। दूसरे की आयु 20 - x, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना आता है 20 आता है। दोनों के मित्रों की आयु क्या लिखा है, दो मित्रों की आयु का जोड़ 20 है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, पॉसिबल है या नहीं। तो देख लेते हैं, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या लिख लेते हैं, पूरी कहानी लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, टाइम भी लगता है। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व तो ये इसकी एज इतनी थी। 4 वर्ष पूर्व घटा दो, 4 वर्ष पूर्व घटाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व अगर घटाएंगे तो 16 हो जाएगा। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणा कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो देख लेते हैं। ठीक है, और उनकी स्थिति संभव है, यदि है तो आयु भी निकालनी है हम लोगों को। तो इंटू करें पहले, जैसे इसको इससे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 16x, x को करेंगे इस वाले से तो आ जाएगा माइनस का x²। 4 को इससे करेंगे तो 16 × 4 = 64 माइनस का, 4 को इससे करेंगे तो माइनस प्लस का 4x 48। ये x² देख लेते हैं पहले। देखो 16 और 4 ये दोनों में x है। ठीक है, एक तरीके की है ये सिमिलरिटी, इनके अंदर कुछ सिमिलरिटी है इनके अंदर कि एक जैसे हैं, तो ही ये जुड़ेंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगे। माइनस का x² और माइनस का 64, आप समझ गए होंगे। x² उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस था माइनस था प्लस कर दिया, ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाके 20 को माइनस कर दिया, और ये यहाँ पर क्या है माइनस है, तो इस बार इसके साथ ये ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 और 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112। ठीक है, 112। अब ये हमने द्विघात समीकरण एक बना लिया है। द्विघात समीकरण बनाने के बाद आप खुद भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि इसके सॉल्यूशन है या नहीं। अब नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो डी वाले फॉर्मूले से सबसे बेस्ट तरीका है डी वाला। ठीक है, कौन सा है, द्विघाती सूत्र। ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। डी बराबर वैल्यू निकालें तो आ जाएगा b² माइनस का 4ac। ये तरीका जो है ये आपको डी की वैल्यू बताती है कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, या उसका नेचर कैसा होगा आंसर का। ठीक है, कि डी बताता है आपको। देखो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20 है। 4a की वैल्यू ये है, और सी की वैल्यू 112 है। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये तो आ जाएगा बच्चों 400। 20 × 20 कितना, 400। माइनस था प्लस हो गया, लेकिन ये देखो कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4।
अब आप देखो तो माइनस का आ गया 48। क्या सीखा था अभी हम लोगों ने कि अगर d की वैल्यू माइनस में आ जाए, अगर d छोटा है 0 से, तो कोई मूल वास्तविक नहीं, क्या लिख देंगे, कोई मूल नहीं, कोई मूल वास्तविक नहीं, ऐसे लिख दो, कोई मूल वास्तविक नहीं। आपसे पूछा गया था कि क्या मूल संभव है, तो कोई मूल वास्तविक नहीं, कोई मूल संभव नहीं, ठीक है, और कोई मूल का अस्तित्व नहीं। जो आपको शब्द समझ में आता है आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कोई मूल वास्तविक नहीं, ठीक है। मूल वास्तविक तभी होते हैं जब d की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या 0 हो, ठीक है, तभी वास्तविक हैं। और अगर 0 होगा तो अल्फा बीटा बराबर आ जाते हैं, ठीक है, रिपीट कर दिया। और अगर 0 से बड़ा है d की वैल्यू तो अलग अलग आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400 एक पार्क को बनाना संभव है। भाई एक पार्क हमें बनाना है जिसका परिमाप हो 80 और क्षेत्रफल हो पार्क, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ही होंगी ये उसकी, क्योंकि ठीक है परिमाप इतना और ये, यदि हाँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई बताया है कि लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है, तो ये एक आयताकार परिमाप टाइप का होगा, ठीक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हम लिख लेंगे यहाँ पे कि माना आयत की, आयताकार बोल लो, पूरा लिखना है तो आपको, आयताकार पार्क, ठीक है, माना आयताकार पार्क की लंबाई, माना आयताकार पार्क की लंबाई x मीटर में है तो हम भी लिख देंगे मीटर, और चौड़ाई हम भी लिख देंगे y मीटर, ठीक है। इसको कोमा लगा देंगे। प्रश्न अनुसार हमारा प्रश्न क्या कहता है, क्या कहता है प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न हमारा कहता है कि आयताकार परिमाप कितना होना चाहिए 80। आपको याद होगा कि परिमाप किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं परिमाप, परिमाप होता है सारी साइडों का सम। तो सारी साइडों का सम जब परिमाप होता है तो आप लोगों को पता होगा कि परिमाप इसमें दिया है 80। तो देखो परिमाप होता था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, बच्चों ध्यान होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे इसको। x आ गया। अभी हम 2 को तो उधर ले जाके काट सकते हैं ना, उधर जाके कट जाएगा तो बचेगा, या कह लो 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई 1। ये तो यहाँ से अभी एक इक्वेशन मिल गई, दूसरी मिल जाएगी। अब क्षेत्रफल कितना है 400। तो क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों को याद होगा कि क्षेत्रफल, ये यहाँ लिख देते हैं कि ये परिमाप है, क्या ये परिमाप, ये लो लिख दिया परिमाप, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं हम क्षेत्रफल, क्या बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल कैसे होता था, क्षेत्रफल होता था लंबाई गुणा चौड़ाई, लिखना है तो देखो यहाँ लिख भी दिया, चलो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या लिख दिया, लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्षेत्रफल लिख सकते हैं लंबाई गुणा में चौड़ाई, जित आपको बताना है बता सकते हैं, राइट। देखो लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है y है, और क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 400। अभी हम लोगों को देखना है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ तक। देखो x की वैल्यू कितना है, x की वैल्यू तो x को ये रहने दो x, y की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ कैसे रखेंगे y की वैल्यू। देखो हमें दिया है कि x प्लस वाई बराबर है 40, तो क्या y की जगह हम 40 माइनस x नहीं रख सकते हैं, y की वैल्यू x माइनस 40, क्योंकि हमने y यहाँ छोड़ दिया, ये उधर जाके घटा दिया, तो हमने y की जगह पर ये यूज़ कर लिया। अब हमारी पूरी इक्वेशन में x के अलावा कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं, ये आ गया, ये गुणा कर दिया इससे, सबको ले जाके उस साइड ले आओ, क्योंकि ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, उस साइड कर दो उसको प्लस, ये उधर जाके माइनस, ये फर्स्ट वाली टर्म प्लस में ही रहती है ज़्यादातर इसलिए, और ये प्लस में ही था यहाँ पर, ये आ गया। देखो अब आपको ही चेक करना है, बहुत आसान है, क्योंकि आपके लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं कि हम इस तरीके का एक बना सकते हैं या पार्क, या नहीं बना सकते हैं जिसका परिमाप इतना हो। ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप x के आंसर निकाल पाएँ, चाहे वो x के आंसर कुछ भी हो, चाहे दोनों बराबर हो और चाहे दोनों अलग अलग हो। तो आपको पहले d निकालना है
और डी चेक करें, डी या कितना आ रहा है, माइनस आ गया तो छोड़ देना, बोल देना कोई यहाँ पर आंसर नहीं है, कोई मूल नहीं है, लिख देंगे कोई वास्तविक मूल नहीं। अगर आंसर डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है माइनस, अगर डी आ गया 0 तो अल्फ़ा बीटा यानी दोनों आंसर बराबर आएंगे, लंबाई चौड़ाई बराबर। और अगर डी की वैल्यू आ जाती है बड़ी तो दोनों आंसर आएंगे अलग अलग आएंगे। ठीक है, समझ आपको आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना है। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सारी वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, कुल मिला के ऐसा लगता है कि 4-5 घंटे के अंदर आप अपना ये पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।